आइए बच्चों, हम लोग अगला जो टॉपिक जो मैंने कहा था वो था कि न्यूटन्स रिंग की थ्योरी जो है, तो उस थ्योरी को हम लोग शुरू करते हैं। तो न्यूटन रिंग की थ्योरी को पढ़ने से पहले एक बार हमें न्यूटन रिंग का जो बेसिक सेटअप है उसको समझना पड़ेगा। तो एक प्लेन ग्लास प्लेट होती है सबसे पहले, उसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से रखा होता है। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बात की है कि आखिर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों लेते हैं, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों लेते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने की है। इसके ऊपर फिर हम लोग एक और ग्लास प्लेट लगा देते हैं, प्लेन ग्लास प्लेट ही होती है ये, और यहाँ से एक लेंस हमारे पास होता है जहाँ पर सोर्स है। अभी जो सोर्स है ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और इस सोर्स से इस तरह से लाइट आप कह सकते हो आ रही है और ये लाइट सीधे इस पर इंसिडेंट होती है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है और लाइट इस तरह से आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई और फिर यहाँ से वापस इस जगह पर, और यहाँ से लाइट भी कुछ हद तक ट्रांसमिट हो जाएगी। यहाँ हमारा टेलीस्कोप काम करता रहता है और इस तरह से जो लाइट इसके अंदर जाती है वो इंटरफेयर करती है और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर जो एयर फिल्म है, इस जगह पर जो एयर फिल्म है, उस एयर फिल्म से जब लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होकर के जाती है इस एयर फिल्म से, जैसे कि इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये आपके पास ऐसे था, ये लेंस है, इतना हिस्सा, लाइट आई यहाँ से, इसे पार करके इस जगह पे गई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर कुछ लाइट यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और ये रिफ्लेक्ट होकर के जब वापस जा रही हैं तो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। ये जो एक्स्ट्रा पाथ है जो इस एयर की है, इसकी वजह से इसके अंदर एक पाथ डिफरेंस आएगा। वैसे ही यहाँ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे टकरा करके जा रही है तो पाई का फेज डिफरेंस जैसा कि स्टोक लॉ में होता है वो सब कुछ होगा। तो वो सारी थ्योरी यहाँ पर काम कर रही है और वो सारी थ्योरी इसकी जब मैथमेटिक्स हम लोग ने डेवलप की थी तो उसमें λ/2 के टर्म में ऐड करके वो सब कुछ है, वो सारा कुछ हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सेटअप है न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट का। अब यहाँ पर ज़रा आप इमेजिन करने की कोशिश करें कि ये जो एयर फिल्म बनी होगी इसका शेप कैसा होगा। तो ये कुछ ऐसा, जैसे एक बालू लो, उस बालू में आपने मान लीजिए कढ़ाई है आपके पास, कढ़ाई का निचला हिस्सा लेंस जैसा माने, तो अगर बालू रखे हो, बालू को हल्का गीला कर दें, जैसे एक नॉर्मल घरों में जो यूज बनाने में यूज होती है बालू, उसको लो, उसको थोड़ा सा गीला कर दो, जैसे बिल्कुल बिखरे नहीं। उस गीली बालू में आप कढ़ाई को रखो, फिर कढ़ाई हटा लो, तो आप देखोगे कि जब हटाओगे तो 3 डायमेंशनल कढ़ाई के पेंदे की जैसी बालू में शेप आ गई होगी। तो यहाँ पर जो एयर फिल्म है वो भी वैसे ही कुछ बन रही होगी। लेंस चूँकि गोल है तो वो जो कढ़ाई के जैसे वो उस एग्जाम्पल के हिसाब से सोचो तो एयर फिल्म भी वैसे ही कुछ बन गई होगी। अब जब उस एयर फिल्म से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, क्योंकि वो एयर फिल्म गोल है, एक्चुअल में वो एयर फिल्म गोल है, तो इस गोलाई की वजह से जब रिंग जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो जब सेम रेडियस के लाइट सेम पॉइंट से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो उनका लोकस एक सर्किल होगा। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें इस तरह से कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह का आपका एयर फिल्म बनी है, ये लेंस का नीचे का हिस्सा है और इधर आपका ये प्लेट है, ठीक है। तो अब जैसे ये तो सेंटर है, लाइट यहाँ से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, एक लाइट है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब सेंटर से इस दूरी पर, इसी तरह से सेंटर से इस दूरी पर, सेंटर से इस दूरी पर, सेंटर से इस दूरी पर। अगर आप इस तरह के सारे पॉइंट यहाँ पे देखो तो इन सारे पॉइंट का लोकस क्या होगा, सारे पॉइंट का लोकस एक सर्किल होगा। जैसे इस कढ़ाई पे ना ऐसे इस तरह से एक सर्किल बनेगा, ऐसे यहाँ पर एक और सर्किल बना सकते हो, ऐसे यहाँ पर एक और सर्किल बना सकते हो, ऐसे यहाँ पर एक और सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इमेजिन करिए कि वो जो एयर फिल्म बन रही है उसके सेंटर से बराबर दूरी पर जितने पॉइंट हो गए उनका लोकस एक सर्किल होगा और उन सभी पॉइंटों से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है वो सब आपस में टकराएंगी तो वो भी एक रिंग बनाएंगी। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, इसको ऐसे आप सोचिएगा कि जैसे ये हमारा स्ट्रेट
ग्लास प्लेट है, इस पे हमारी इस तरह से लेंस रखा हुआ है, लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है इस तरह से। तो जब इन पॉइंटों से जब रिफ्लेक्शन होगा तो आप टेलीस्कोप में यहाँ एक रिंग देखोगे। फिर जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है इस तरह जितने पॉइंट हैं उनके लोकस को मिलाओगे तो उनकी वजह से एक और रिंग बनेगी। ऐसे ही जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही होंगी, इनका लोकस लोगे तो एक और रिंग बनेगी। फिर जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है उनका एक और रिंग बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर गई उसमें इसमें अलग अलग लोकस, अलग अलग पॉइंट से जब लोगे तो अलग अलग तरह के सर्कल दिखाई पड़ेंगे और हम यहाँ पर इस तरह से सर्कल देखेंगे। तो मान लो पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, इस तरह nth रिंग है। तो हम मान सकते हैं कि सेंटर से सबसे आखिरी में जहाँ से लेंस के बाद ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर जो रिंग गई है उसका रेडियस कितना है, Rn है। तो इसको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा कि इस तरह से जब यहाँ से लाइट जा रही है तो इंटरफेयर कर रही है और इंटरफेयर करके यहाँ रिंग बन रही है जिसको कि हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो टेलीस्कोप का काम सिर्फ इतना है कि जो रिंग बन रही हैं उनको कि हम और अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो ये है हमारे पास न्यूटन रिंग का कुछ हिसाब किताब। अब यहाँ पर क्या था, थ्योरी क्या थी, फॉर वेज शेप फिल्म के लिए, फॉर वेज शेप फिल्म आपके पास शर्त क्या होती है, 2μt cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। मान लो हम डार्क के लिए कंडीशन ले रहे हैं, डार्क ब्राइट किसी के भी ले सकते हैं, मैं डार्क के लिए लिया है। अब यहाँ पर इस ज्योमेट्री के लिए r प्लस थीटा जो होता है इट इज़ वेरी स्मॉल। कैसे ऐसे हुआ, क्योंकि हमने इस ग्लास प्लेट की सहायता से लाइट को जब नॉर्मल गिराया तो इस जगह पर जो r था, रिफ्रैक्शन एंगल, वो बहुत कम था। और लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिंग लिया तो थीटा जो था ये भी बहुत स्मॉल था। तो ओवरऑल r प्लस थीटा स्मॉल है। सो आपके पास कॉस टाइम r प्लस थीटा लगभग 1 के बराबर हम मान सकते हैं। और एयर फिल्म होता है, एंड फॉर एयर फिल्म म्यू इज इक्वल टू 1। तो आपने ये एयर फिल्म है यहाँ पर तो म्यू 1 ले लिया है। तो आपके पास क्या बचेगा, सो आपके पास बचेगा 2 टाइम t इज इक्वल टू n लैम्डा। ये हमारी एक कंडीशन बन गई। तो इस कंडीशन में हमने कॉस के टर्म से मुक्ति पा ली अपने सेटअप के हिसाब से, और म्यू इज़ 1 बिकॉज वी हैव एयर फिल्म। t निकालना है, थिकनेस निकालनी है। तो थिकनेस निकालने के लिए हम एक ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। देखो, जब हम एक लेंस बनाते हैं इस तरह से, जैसे हमने लेंस बनाया, तो इस लेंस को कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि ये किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, कोई स्फेयर रहा होगा। उस स्फेयर के हमने लोअर पोर्शन काट दिया तो हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। इसकी एक सेंटर रही होगी, इस सेंटर से इसकी दूरी r है, r इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर, और इस लेंस के लिए ये r रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ हमने इसके नीचे प्लेन ग्लास प्लेट रखी है जैसा कि वहाँ दिख रही है। मान लो ये जो हिस्सा है इस जगह पर सबसे आखिर में ये हिस्सा, इसको हम t कह दें, ठीक है। तो ये हिस्सा भी t हो जाएगा, लाइन पैरेलल है ना इसके। तो यहाँ से अगर आप ये दूरी लोगे तो ये सेंटर O है, O से A, O से B, ये C है। तो O से कितना होगा R, R में से T जाएगा तो ये हिस्सा कितना होगा R माइनस T। तो ये हिस्सा R है, चूँकि सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस, इस सर्किल के सरकमफेरेंस की डिस्टेंस R होगी, जैसे R यहाँ है, लेकिन इतना हिस्सा T है तो R माइनस T। तो ये है 90 डिग्री। अच्छा, अब देखो सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इस दूरी को हम कैसे बनाएं। तो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था कि जब यहाँ होगा तो असल में जब लाइट यहाँ से जाएगी तो वो अब थोड़ा ऊपर बना रहे हैं, यहाँ इस तरह की रिंग बनाएगी, इस तरह से हवा में रिंग बनाएगी, जिनको कि हम टेलीस्कोप से देखेंगे। तो हम ये सोच सकते हैं सेंटर से इस दूरी पर यहाँ पर एक ऐसी रिंग बनेगी जो सेंटर से Rn रेडियस की होगी, कोई nth रिंग यहाँ बन रही होगी। तो हम इस डिस्टेंस को Rn कह देंगे, हम इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इसको Rn कह देंगे। किताब में जब आप पढ़ते हो तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि यहाँ तो कांच की बात हो रही है,
कांच को हम मान रहे लेंस है, लेंस किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, मान सकते हैं कोई गोल कांच रहा होगा गोला, उसका निचला तल काट करके हमने अपना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाया। लेकिन फिर अचानक से ये क्यों कहना शुरू कर दिया जाता है कि ये जो डिस्टेंस है आर एन होगा, और आर एन क्या है, आर एन इज द nth रेडियस ऑफ द nth न्यूटन्स रिंग। अचानक से न्यूटन रिंग की बात कहाँ छिड़ गई? वो इसलिए छिड़ती है क्योंकि ये जो सेटअप है असल में इसी हिस्से का है, और जब यहाँ से लाइट जा रही होगी तो रिंग बन रही होंगी, वो रिंग जो है वो इस लोकस के हिसाब से होगी, तो उन्हीं सबको मानते हुए हम यहाँ पर एक आर एन ले लेते हैं। इसको समान रूप से बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए आप इसको आपकी अपनी कॉपी अपनी ड्राइंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल OBA में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, ये बेस है, ये लेंथ ये हो गया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस आर एन स्क्वायर, आर कैंसिल हो गया, तो 2RT इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने एक तरफ ले लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, T इज़ द थिकनेस, क्योंकि हमने बताया आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारा लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, इसी वजह से ये एंगल थीटा बहुत कम है। तो अगर ये कम है तो जो मोटाई होगी, थिकनेस जो होगी, जिसको कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मिलीमीटर या उससे कम होगी। तो और रेडियस जो होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी होती हैं, कुछ बड़ी होंगी। तो अगर हम देखें T बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और जो आर एन स्क्वायर की तुलना में, जबकि यहाँ पर R जो होता है, R हम 100 सेंटीमीटर तक का भी ले लेते हैं। तो ये टर्म बड़ा है, ये टर्म छोटा है, दोनों का प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन T चूँकि बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि हम ये कहेंगे T इज़ स्मॉल, सो T स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, आराम से निगलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला हो गया 2RT बराबर आर एन स्क्वायर, या 2T की वैल्यू हो जाएगी आर एन स्क्वायर बाई कैपिटल R। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर रख सकते हैं। सो इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 से क्या मिल जाएगा भाई, ये हो जाएगा आर एन स्क्वायर बाई कैपिटल R इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, अब R जो होता है वो रेडियस का आधा होता है, तो जैसे ये है nth न्यूटन रिंग की, nth न्यूटन, अब कौन सी रिंग ले रहे हो, डार्क ले रहे हो ना, तो हमारे लिए Rn का मतलब होगा nth डार्क रिंग, क्योंकि हम अपनी कंडीशन के अंदर डार्क की बात कर रहे हैं, तो हम nth डार्क रिंग कहते हैं। तो nth डार्क रिंग की रेडियस जो होगी वो nth डार्क रिंग की डायमीटर का हाफ होगी, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास dn स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4R is equal to n lambda, so dn square is equal to 4nr lambda, 4nr lambda, या dn is under root 4r lambda into under root n कर दिया। क्या किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट हो गए। अब इन कांस्टेंट को अगर हम रखें तो हम लिख सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एज अ डेरिवेशन पूछा जाता है कि शो दैट, दिखाइए कि न्यूटन्स रिंग में जो डार्क रिंग की डायमीटर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर, n इज़ द नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इज proportional to square root of natural number। This is a good result जो कि हमें काम देगा। तो diameter of nth dark ring is proportional to square root of the natural number। एक चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अच्छा बच्चों, अगर हम ये सारी चीज़ ब्राइट के लिए कर रहे होते, अब इसको हम साफ कर दे रहे हैं,
अगर हम यही सारा काम ब्राइट के लिए कर रहे होते तो क्या होता, फॉर ब्राइट रिंग, अगर हम ब्राइट रिंग लेते तो हमारी कंडीशन यहीं पे तो बदलती हो जाती, 2 टाइम t इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। देखो यहाँ पर हम हर चीज़ को ट्रांसमिटेड ले रहे हैं, चूँकि हमने टेलीस्कोप यहाँ लगाया है, जो टेलीस्कोप यहाँ से जाती हुई लाइट, रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट को देख रहा है। एक पॉसिबिलिटी और है, मान लो अपना आप टेलीस्कोप यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दो, तो ये जो ग्लास प्लेट है इससे भी कुछ लाइट चली गई होगी जो कि इस एयर फिल्म को पार करके जाएगी, तो वो कैसी होगी, ट्रांसमिटेड। तो हम यहाँ पर भी न्यूटन रिंग बनती हुई देखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे एयर फिल्म होती है, तो एयर फिल्म के रिफ्लेक्शन पार्ट में भी देखते हो और ट्रांसमिटेड पार्ट में भी आप देखते हो। तो फॉर ब्राइट रिंग 2t बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2, यहाँ वही मामला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dn²/4r इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dn² इज 2r 2n+1 लैम्डा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा dn बराबर √2r लैम्डा कर देते हैं और √2n+1 कर देते हैं। और अब आप यहाँ पे देखो, इसमें लिख सकते हो dn प्रोपोर्शनल टू √2n+1, यानी कि डायमीटर ऑफ द ब्राइट न्यूटन रिंग प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि डायमीटर ऑफ डार्क रिंग वो कैसे डिपेंड कर रही है, वो नेचुरल नंबर के हिसाब से बिहेव कर रही है, यानी कि dn फॉर डार्क प्रोपोर्शनल होगा √1 के, √2 के, √3 के, √4 के, √5 के, इस तरह से होगा डार्क। तो डार्क की जो डायमीटर होगी वो इन नंबर के रूट के हिसाब से होगी। ओके, और जो डायमीटर ऑफ ब्राइट है, डायमीटर ऑफ ब्राइट प्रोपोर्शनल होगी √1 ऑड नंबर, √3, √5, √7, √9, इस तरह से ऑड नंबर की होगी। तो इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब ये है कि रिंग शुरू में तो थोड़ा सा लगेंगे दूर दूर, लेकिन जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि एक जो डार्क वाली है वो फैल रही है √1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से, और जो ब्राइट वाली है वो फैल रही √1, 3, 5, 7 के हिसाब से। यानी इसकी डायमीटर बढ़ने का जो ट्रेंड है वो कुछ और है, इसकी डायमीटर के बढ़ने का ट्रेंड कुछ और है। और इसका असर ये होता है कि जैसे जैसे हम न्यूटन रिंग के सेंटर से किनारे की तरफ जाते हैं, हमें जो रिंगें हैं वो आपस में मर्ज होती हुई दिखाई पड़ती हैं, मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। और इस मिलने का कारण जो होता है वो यही होता है क्योंकि ये दोनों ही डार्क और ब्राइट रिंग अलग अलग रफ्तार से फैल रही हैं, अलग अलग रफ्तार से बड़ी हो रही हैं। खुद ही सोचो, जैसे दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड से, दूसरी गाड़ी चल रही है 65 की स्पीड से। तो ये आधे घंटे पहले निकल गई, ये गाड़ी, तो ये आधे घंटे पहले निकली लेकिन 60 की स्पीड चल रही है, ये आधे घंटे बाद निकली लेकिन 65 की स्पीड चल रही है। यानी धीरे धीरे क्या होगा, 1-2 घंटे चलने के बाद इनके बीच गैप कम होता जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है कंपेरेटिवली, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्लो से। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये दोनों कार, ये वाली कार जो इससे पहले आधे घंटा पीछे थी, ये लगभग इसके बराबर पहुंच जाएगी। तो जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, इनके बीच गैप इतना था लेकिन बढ़ते वो गैप कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही कुछ लॉजिक आप यहाँ पर भी सोच सकते हो कि क्योंकि डार्क फ्रिंज और डार्क रिंग और ब्राइट रिंग्स जो हैं दे आर एक्सपेंडिंग विद द डिफरेंट रेट्स, √1, 2, 3, 4 एंड √1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के हिसाब से। तो ये भी बहुत अच्छा वाइवा क्वेश्चन है जब आपसे पूछे जाते हैं कि आप जब न्यूटन रिंग को देखते हो, और देखिएगा अगर एक्सपेरिमेंट करिएगा तो इसको देखिएगा कि सेंटर का जो हिस्सा है वो अलग तरह से, वो सेंटर की तरफ तो रिंगें थोड़ा गिनने में आती हैं, लेकिन जब आप दूर होते जाते हो सेंटर से तो आपको रिंगें मिक्स होती हुई दिखाई पड़ती हैं। क्यों दिखाई पड़ती हैं, उसका कारण ये है। और ये पूछा भी जाता है कि ये भी कहा जाता है कि प्रूव दिस, एंड ये भी कहा जाता है कि प्रूव दिस प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर नंबर। ये दोनों ही बहुत ही
ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। चलो किसी का एक का इस्तेमाल कर लें, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं इस फार्मूले को डार्क के लिए ही, बाकी सब हम यहाँ पर साफ कर दें। अब हम वेवलेंथ को कैसे निकालते हैं उसके लिए जो फार्मूला होता है उसको आपको बता रहे हैं। अब देखो, ये तो nth रिंग के लिए था, तो यहाँ पे लिखोगे फॉर nth डार्क रिंग, फॉर nth डार्क रिंग आपके पास dn स्क्वायर इज 4 टाइम nr लैम्डा। ऐसे ही फॉर n प्लस pth, मान लो n प्लस pth डार्क रिंग है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हो जाएगा dn प्लस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4n प्लस p r लैम्डा। ये कुछ ऐसा है जैसे हमने कहा 10वीं और 15वीं, तो 15 क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 5, तो अगर 10 को हम n कह रहे हैं तो यहाँ n प्लस p कह दिया, यानी p हमने कितना ले लिया, 5। तो एक जनरल तरीका है लिखने का, तो n प्लस pth के लिए ये हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4n प्लस p r लैम्डा माइनस 4n r लैम्डा। तो 4n r लैम्डा प्लस 4p r लैम्डा माइनस 4n r लैम्डा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr। देखो बच्चों, ये वो फॉर्मूला है जिसका आप यूज करते हो अपने एक्सपेरिमेंट में। जब आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट सोर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, तब आप इसी फार्मूले का यूज करते हो। और इस फार्मूले में आपको dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर तो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके निकालना होता है। r की वैल्यू आपको बताई जाती है कि आपके पास जो लेंस दिया गया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, वो आपको मालूम चलेगा। आपके जो लैब टीचर हैं, लैब टेक्नीशियन, जो भी आपके असिस्टेंट है, वो आपको वहाँ पर जो होंगे वो बता देंगे। ठीक है, और p जो होगा ये भी आप टेबल से कैलकुलेट करोगे। सो दिस इज द होल थ्योरी जो कि आपके लिए आवश्यक है, आपको कैलकुलेट करना है। आपको है कि विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग कैलकुलेट सो दैट द डार्क रिंग डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल नंबर, आप वो प्रूफ कर दोगे। शो दैट फॉर ब्राइट फ्रिंज द डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नंबर, वो आप प्रूफ कर दोगे। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ ऑफ द गिवन लाइट सोर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग, आप ये फॉर्मूला वहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरह से न्यूटन रिंग जो एक्सपेरिमेंट है उससे जुड़ी हुई जो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हम यहाँ पर इस तरह से थियोरी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूटन रिंग सेक्शन। और इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, चलें अगले में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ इससे जुड़ी हुई न्यूमेरिकल्स हैं। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कैलकुलेशन आता है वो हम न्यूमेरिकल में रखते हैं। कि न्यूमेरिकल में हम पूछा जाता है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग, वी विल कंसीडर इट एज अ न्यूमेरिकल पोर्शन। कुछ न्यूमेरिकल यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट द डिफ्रैक्शन टॉपिक। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।